एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे चैप्टर टिश्यूज़ के। प्रीवियस सेशन में हमने आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 74 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमने कर लिया था सॉल्व तो किया ही था, साथ ही साथ पूरा का पूरा हमने प्लांट टिश्यू भी रिवाइज कर लिया था। और अब बारी आती है आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 78 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करने की। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सवाल बेस्ड है एनिमल टिश्यूज़ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशंस में कि टिश्यूज़ हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट टिश्यूज़ और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में, और अब बारी आती है एनिमल टिश्यू को डिस्कस करने की, उसको रिवाइज करने की। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ना वो सब के सब एनिमल टिश्यूज़ पर ही बेस्ड है। तो इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पूरा का पूरा जो एनिमल टिश्यू है उसे हम कर लेते हैं रिवाइज, वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, क्विक रिविजन करेंगे हम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ हैं ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और यही 4 टिश्यूज़ हमारी पूरी बॉडी को बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट कोई टिश्यू होता है तो वो है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। फिर इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है स्क्वैमस, फिर इसके बाद में है क्यूबॉइडल, फिर इसके बाद में है कॉलमनर, फिर है सीलिएटेड, और फिर लास्ट है क्या, ग्लैंडुलर। फिर इसके बाद में आता है कनेक्टिव टिश्यू, जैसा नाम वैसे ही काम। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, डिफरेंट टिश्यूज़ को कनेक्ट करने का, बाइंड करने का, जॉइन करने का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में पूरा स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन में हम बोलते हैं कि अलग अलग बोन्स होती हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से अपने हाथ को वेव कर रही हूँ तो क्यों कोई बोन, जैसे कि मैंने अपना हाथ ऐसे किया तो ये वाली जो बोन होगी मेरी, उसको टूट के गिर जाना चाहिए, लेकिन ये बोन गिरती तो नहीं है, ये अपनी ही पोजीशन पे रहती है। मैं कितना भी अपने हाथ को मूव कर लूँ इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बोन कहीं भी टूट के गिरने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि जो बोन्स है ना वो भी आपस में कनेक्टिव टिश्यू से ही कनेक्टेड रहती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि जैसा नाम है वही इसका काम है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी के टिश्यूज़ को, एलिमेंट्स को जो है कनेक्ट करने का, बाइंड करने का या जॉइन करने का काम करता है। इसके भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरियोलर टिश्यू, उसमें 2 आते हैं, टेंडन और लिगामेंट। फिर इसके बाद में आता है एक एडिपोज टिश्यू। फिर इसके बाद में आते हैं स्केलेटल टिश्यू, जिसमें कि बोन्स आएंगी, कार्टिलेजेस आएंगी। फिर इसके बाद में आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमें ब्लड दिखाई देगा, लिम्फ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है मैम, कि हमारा स्केलेटन, हमारा कार्टिलेज, हमारा बोन, हमारे ब्लड, लिम्फ, ये सब कुछ टिश्यूज़ हैं। एग्जैक्टली, ये सब टिश्यूज़ हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये चारों टिश्यूज़ मिलके एंटायर एनिमल बॉडी बनाते हैं। पूरी की पूरी बॉडी, अगर हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, तो हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, इन्हीं सब टिश्यूज़ की बनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू भी हम बोलते हैं कि 3 टाइप का होता है, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। कार्डियक मतलब क्या, हार्ट। हमारे हार्ट में भी मसल्स प्रेजेंट होती है, मस्कुलर ऑर्गन है, और वहाँ पे भी आपको मस्कुलर टिश्यूज़ दिखाई देंगे, मसल फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। यानी कि कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ पे टिश्यूज़ ना हो। फिर इसके बाद में लास्ट 4th टाइप का टिश्यू आता है एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस मतलब क्या, कि हमारे ब्रेन में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, न्यूरॉन्स के बने होते हैं। हमने पहले भी न्यूरॉन्स का एग्जाम्पल समझा है। तो ये 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज़ हैं जो कि पूरी एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और पूरी एनिमल बॉडी को यही बनाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ, सिंपलेस्ट टिश्यू के साथ, जिसको हम कहते हैं क्या, प्यार से एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 टाइप्स का होता है। भाई एपिथेलियल का मतलब क्या होता है,
ठीक है। एपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? ऊपर, यानी कि ये एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हमेशा किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। आई रिपीट, एपिथेलियल टिश्यू में एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी कि एक ऐसा टिश्यू है जो कि किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऊपर प्रेजेंट होता है मतलब क्या? कि हो ना हो ये क्या बना रहा है? कवरिंग बना रहा है। भाई कोई चीज़ अगर ऊपर होती है तो ये क्या बनाता है? ऊपर वाली चीज़ क्या बनाती है? किसी भी सब्सटेंस की, उसकी कवरिंग बनाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी की कवरिंग बनाता है। एग्जैक्टली हमारी बॉडी की कवरिंग क्या होती है? हमारी बॉडी की कवरिंग होती है ये हमारी स्किन। तो क्या स्किन को बनाने वाला ये एपिथेलियल टिश्यू है? एग्जैक्टली हमारी स्किन भी किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब जाहिर है हमारी स्किन क्या करती है? हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। ऐसा थोड़ी ना है कि स्किन को जो है ना एक सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है ना बना दिया गया है कि हाँ ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के ऊपर जो है ना एनिमल्स सुंदर दिखे, इसके लिए जो है ना उनकी बॉडी के ऊपर, मसल्स के ऊपर, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना स्किन लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्किन खूबसूरती का काम करे ना करे, लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे अराउंड इतने सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमें नहीं दिखाई देते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम पूरे टाइम माइक्रोस्कोप लगा कर तो रखते नहीं है अपनी आँख में, तो हमें नहीं दिखाई देता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमारी जो स्किन होती है ना, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है, हमारी स्किन क्या करेगी? एक तरह का बैरियर की तरह काम करती है कि कोई भी जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह हमारी स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर आना चाहेंगे ना तो ये आने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इतने ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद सोचो, हमारी जो स्किन है वो किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, यानी कि इसके पास एपिथेलियल सेल्स होंगे। तो अगर ये सेल्स कैसे हैं? दूर दूर हैं, लूजली पैक्ड हैं, तो यार यहाँ पे तो बहुत सारी स्पेसेस आ जाएंगी ना। तो बैक्टीरिया तो इतना छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, दिखता भी नहीं है, वो तो इजीली इन सेल्स को क्रॉस करके हमारी बॉडी में आ सकता है। तो जब प्रोटेक्शन का काम करना होता है ना तो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होती, जिसके कारण कोई भी पैथोजन, कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया स्किन के अंदर नहीं आ सकता है। क्या ये सब को क्लियर हो गया होगा? चलो, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो आप बोल सकते हो कि एक थिन फाइब्रस सपोर्टिंग मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने? कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है हमारा वो हमेशा एक थिन फाइब्रस सपोर्टिंग मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीएम। बीएम मतलब क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जब भी आप एपिथेलियल टिश्यू को ड्रॉ करोगे ना, कभी कभी सवाल आ जाता है कि एपिथेलियल टिश्यूज को ड्रॉ करो, उनके टाइप्स को ड्रॉ करो, पिक्चर बनाओ और उनके फंक्शंस लिख दो, उनकी प्रेजेंस बता दो कि कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा आप जो है इन एपिथेलियल टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ही ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी कि ये जो टिश्यूज होंगे वो हमेशा किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो मेम्ब्रेन कौन होती है? थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यूज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं और अलग अलग टाइप जो है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू भी कैसा होता है? बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होता है कि कई सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। तो एक तो बेसिक इसने फंक्शन परफॉर्म किया किसका? प्रोटेक्शन का। जैसे कि हमने बोला कि हमारी स्किन किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। और स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये प्रोटेक्शन का काम स्किन कैसे कर पा रही है? क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ सपोज कोई जर्म वगैरह ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जैसे अभी हम मैं बात कर रही हूँ आपसे,
तो मैं टाइम टाइम पे अपना मुंह ओपन कर रही हूँ, ठीक है, मेरी जो नोस्ट्रिल्स हैं वो भी खुली हुई हैं, तो बैक्टीरिया क्या करेगा ना, बैक्टीरिया मेरे मुंह के थ्रू अंदर जाना चाहेगा, नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाना चाहेगा। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया, पैथोजन, ये सब अच्छी चीज़ें तो होती नहीं हैं, अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, मेरे बॉडी के अंदर ही जा रही हैं। तो बॉडी के अंदर भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, जो डिफरेंट आपको कैनाल्स दिखाई देती है, जो हमारी बॉडी में जो पूरी एक इतनी लंबी एलिमेंट्री कैनाल है कि माउथ ईसोफेगस से लेकर के वो कहाँ जाती है, एनस तक एक्सटेंडेड है। तो वो पूरी कैनाल को लाइन कौन करता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपने क्या किया है, एक ट्यूब ली है और ट्यूब को आपने अंदर से पेंट कर दिया है। तो जो आपने पेंट किया है ना ट्यूब को, उसको आप क्या बोलोगे कि हमने लाइनिंग करी है ट्यूब के अंदर। तो हमारी जो पूरी एंटायर एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसको लाइन करने का काम किसका होता है, उसको पेंट करने का काम किसका होता है, इसी एपिथेलियल टिश्यू का होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, बेसिकली लाइनिंग्स फॉर्म करती है डिफरेंट ऑर्गन्स की, ठीक है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, ताकि कोई भी पैथोजन जर्म अगर मुंह से या नोस्ट्रिल्स के थ्रू अगर अंदर चला भी गया है ना, तो वो एलिमेंट्री कैनाल को, ऑर्गन्स को डैमेज ना पहुंचा पाए। बेसिकली जर्म्स और पैथोजेंस की एंट्री को ये रोकती है। बाहर से तो रोकती है स्किन के थ्रू एपिथेलियल टिश्यू, साथ ही साथ अंदर ऑर्गन्स और एलिमेंट्री कैनाल्स को लाइन करके, उनकी लाइनिंग बना करके भी उनके अंदर पैथोजेंस और जर्म्स की एंट्री को रोकती है। तो प्रोटेक्शन भी करेगी ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाएगा, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल और जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग भी फॉर्म करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें तो कितनी तरह के ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है। अब स्टमक क्या करता है, स्टमक हम बोलते हैं कि HCl सेक्रेट करता है। भाई जो भी हम खाना पीना खाते हैं, उस खाने पीने को डाइजेस्ट भी तो करना पड़ता है ना। तो डाइजेशन कैसे होगा, HCl सेक्रेट करते हैं स्टमक के सेल्स। तो स्टमक में क्या होता है, बेसिकली HCl का कुछ ना कुछ सेक्रेशन हो रहा है। इंटेस्टाइन में गया है खाना, इंटेस्टाइन में भी हम बोलते हैं कि डिफरेंट जूसेस आते हैं, पेनक्रियाज के जूस आ जाते हैं। पेनक्रियाज हम बोलते हैं कि एक वर्सेटाइल ग्लैंड, एक हम बोलते हैं कि ऑर्गन हो सकता है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि पेनक्रियाज जो होती हैं वो भी अपने पेनक्रियाटिक जूसेस निकालते हैं, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइन के सेल्स भी बहुत सारे जूसेस निकालेंगे। जो गॉल ब्लैडर होता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे अक्सर हम बोलते हैं कि लोगों को पथरी हो जाती है, गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर भी क्या करेगा, जूसेस निकालेगा, एंजाइम्स निकालेगा। ये टुगेदर कहाँ आते हैं, पेनक्रियाज में इंटेस्टाइन में आते हैं। इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं कि खाने का प्रॉपर डाइजेशन होगा। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसका अब्जॉर्प्शन भी होना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पोर्शन में और लार्ज इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं कि पानी का और डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो कहीं चीज़ें सेक्रीट हो रही हैं और कहीं चीज़ें अब्जॉर्ब हो रही हैं। अब मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि लाइनिंग तो वो बना ही रहा है, साथ ही साथ अब्जॉर्प्शन का भी काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है अब्जॉर्प्शन में, और सेक्रीशन में भी काम कर रहा है। हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होती है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई शेप की क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। इस ग्लैंड को भी लाइन कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यूज ही करते हैं। ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि T3, T4, TSH हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड हमारी रिलीज करती है। तो ये हार्मोन्स का जो रिलीज है, जो सेक्रीशन है, उसमें भी एपिथेलियल टिश्यूज काम करेंगे। तो मैं बार बार आपको इतनी सारी बातें क्यों बता रही हूँ, ताकि मैं आपके दिमाग में ये फीड करना चाहती हूँ कि एपिथेलियल टिश्यूज बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं। आप बोल सकते हो कि मल्टी टैलेंटेड टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बना देंगे डिफरेंट ऑर्गन्स की, ग्लैंड्स की, एलिमेंट्री कैनाल की, ये क्या बना देंगे, लाइनिंग भी बना देंगे, अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे, सेक्रेशन में भी हेल्प करेंगे, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेंगे, तमाम सारे काम करते हैं। आई होप ये सभी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के साथ, फर्स्ट टाइप के साथ, जो कि क्या होता है, स्क्वैमस होता है। स्क्वैमस वर्ड कहाँ से लिया गया है, स्क्वैमा से लिया गया है। स्क्वैमा का मतलब होता है स्नेक्स और फिशेस की जो स्किन के ऊपर जो स्केल्स प्रेजेंट होती है। आपको याद है हम बचपन में कुछ इस तरह की मछली बनाते थे, ये बना दी उसका फिन और ये सब, और कुछ इस तरीके की हम स्केल्स बनाते थे। ठीक है, तो स्क्वैमा का मतलब क्या होता है, स्क्वैमा का मतलब होता है ऐसी स्केल्स, फिश और स्नेक्स की स्किन के ऊपर जो स्केल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वैमा कहते हैं। तो उसी वर्ड से लिया गया है क्या,
एपिथेलियल टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू का नाम जिसको हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्चुअली स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ऐसे चपटे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, और इररेगुलर होते हैं शेप्स में। तो इनकी बेसिकली जो थिन, हाँ ये थिन भी होते हैं बेसिकली आप बोल सकते हो। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि ये इररेगुलर होते हैं शेप में, इररेगुलर इन शेप में। अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन करती क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है ना उनको पकड़ के रखती है, ठीक है, पकड़ के रखती है अपनी जगह पे, ताकि वो क्या हो, एक कंटिन्यूस शीट बना लें। जैसे कि हमारी स्किन है, स्किन को मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू ही बनाते हैं, हमने कि यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं। हमारी स्किन देखो कितनी यूनिफॉर्म होती है, कितनी स्मूथ होती है, कंटिन्यूस होती है, कहीं भी आपको कोई होल दिखाई नहीं देगा, कोई गैप दिखाई नहीं देगा। तो आखिर ये स्किन इतनी कंटिन्यूस कैसे बन पाई है, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के नीचे, टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को पकड़ के रखती है अपनी जगह पे, ताकि ये सेल्स क्या हो, एक कंटिन्यूस लाइन बनाते जाएं। तो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग कैसी होती है, बहुत ही, या एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है, बहुत ही कंटिन्यूस होता है। फाइन, आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। तो हमने बोला कि स्क्वैमस एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है ना वो जैसे टाइल्स नहीं लगी होती हैं हमारे फ्लोर पे, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एनिमल बॉडी के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, पावमेंट या पेवमेंट, जो भी आप बोलते हो, इसको हम पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ऐसा लगता है कि फ्लोर पे टाइल्स बिछी हुई हो, ठीक है। उसी तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज्ड होती है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक होता है क्या, एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक होता है स्ट्रेटिफाइड। अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमारी स्किन को बनाने वाला भी कौन है, एपिथेलियल टिश्यू ही है। अब अगर आप ये सोचो, जैसे कि मैंने बताया कि स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स बहुत ही कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं और इरेगुलर होते हैं शेप में, है ना। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारी स्किन में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी केवल एक ही लेयर है, और ये बात हम सबको पता है कि एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हर दिन अप्रॉक्सीमेटली हम 6000 अपने स्किन सेल्स को शेड करते हैं। कई बार हमको हमारे घर पे मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई जिस चादर पे आप बैठ रहे हो, सोते हो, बेडशीट जो है ना उसको चेंज करते जाओ टाइम टू टाइम, या फिर क्या करो आप उसको झड़ा लो, डेली की डेली उसको झड़ा लो। क्यों? क्योंकि जब हम उसको यूज़ करते हैं ना तो हम अपने बेसिकली स्किन सेल्स को शेड करते हैं, और ये स्किन सेल्स जाते कहाँ हैं, हमारी बेडशीट पे जाते हैं। तो बार बार हमारी बेडशीट दिखने में वो साफ़ रहती है, लेकिन उसमें हमारे स्किन सेल्स पड़े होते हैं, डेड सेल्स पड़े होते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी रहता है। अब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे एक बहुत ही पतली सी लेयर हो, मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू हो, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में हम बोल रहे हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स की बहुत एक ही लेयर हो, केवल एक ही लेयर हो, तो हम बात कर रहे हैं कि हमेशा हम पूरे टाइम क्या करते हैं, हर दिन स्किन सेल्स को शेड करते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी पे स्किन कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि स्किन बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की, और उस एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर है। और अगर हम डेली बेसिस पे अपने स्किन सेल्स को शेड कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो हमारी स्किन होनी नहीं चाहिए, पूरा टाइम झड़ती जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी स्किन पे एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स की एक लेयर नहीं होती है, कई सारी लेयर होती हैं। और जब स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स कई सारी लेयर्स बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर्स। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, लेयर्स बनाना। तो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारी स्किन का। ध्यान रखना हमेशा, एग्जाम्पल से ही ये चीज़ें याद होने वाली हैं कि हमारी स्किन में हम बोलते हैं कि हर दिन
अप्रॉक्सीमेटली हम 6000 सेल्स शेड करते हैं। तो अगर हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, उसके पास स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है और वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में केवल एक ही लेयर है स्क्वैमस सेल्स की, तो उस हिसाब से तो हमारी बॉडी पे कभी स्किन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे टाइम हम क्या करेंगे, अपने स्किन सेल्स को शेड करते जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या मिलके बनाते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक के ऊपर एक हम बोलते हैं, जैसे कि ये देखो स्ट्रेटिफाइड, एक के ऊपर एक हम बोलते हैं कि सेल्स की लेयर अरेंज होती जाती है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम बोलते हैं कि हर जगह जो है ना ऐसे लेयर्स बनाना या स्ट्रैटिफिकेशन शो करना, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे हमें थिन मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी भाई? ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि ट्रैकिया के थ्रू जाएगी हमारी लंग्स में। लंग्स में हम बोलते हैं क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट क्या प्रेजेंट होते हैं? इस मछली को हटाते हैं यहाँ से, बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं? बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके से आपस में ये गुच्छे बना करके बैठे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई कहेंगे। अब ये एल्वियोलाई में हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन भरी होती है। अब इस ऑक्सीजन को हमें देना कहाँ होता है? इस ऑक्सीजन को हमें देना होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड, जैसे कि हमको पता है कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। भाई हम तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने नोज के थ्रू लंग्स में जा रही है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को है ना, हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो हर एक सेल को है, हर एक टिश्यू को है। तो आखिर ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैलती कैसे है? फैलती वही फैलाएगा जो कि पूरी बॉडी में खुद फैला हुआ होगा, ब्लड। बताओ कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड नहीं है? हर जगह ब्लड है। हम बोलते हैं कि ऑयल मसाज करो बालों में, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। हमारी स्कैल्प के नीचे भी क्या होता है? ब्लड ही होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, तो बाल अच्छे हो जाएंगे। हर जगह ब्लड है। तो जब कोई चीज़ इतनी फैली हुई है तो ऑब्वियसली बात है उसके कांटेक्ट में जो चीज़ आएगी उसको भी फैला देगी ना। ब्लड कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, तो वो ऑक्सीजन को भी क्या करेगी? पूरी बॉडी में फैला के रख देगी। और एग्जैक्टली हमें यही तो चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में फैल जाए और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड, भाई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं सेल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं कि पूरा का पूरा ब्लड लेकर के आता है कहाँ? लंग्स में। और पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी में फैला देता है। कौन? ब्लड फैलाता है। ब्लड में हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को भी आप क्या करो? पतला करते जाओ तो आपको क्या मिलेंगी? कैपिलरीज मिलेंगी। बहुत ही फाइन ट्यूब्स होती हैं। कैपिलरी मतलब क्या? बहुत ही फाइन ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड बहता है। अब जैसे कि एल्वियोलाई है लंग्स में, इन एल्वियोलाई के कॉन्टेक्ट में क्या आती हैं? ये ब्लड कैपिलरीज आती हैं। इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड बह रहा होता है और ब्लड चाहता है कि एल्वियोलाई के पास जो ऑक्सीजन है जो हमने इनहेल करके ली है वो चाहता है कि वो हमें दे दे। तो आप खुद ही सोचो, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोलाई ऑक्सीजन देगी ब्लड को कैपिलरीज में जो है, और कैपिलरीज में जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ? एल्वियोलाई में, ताकि एल्वियोलाई क्या करे? उसको एक्सहेल करके बाहर निकाल दे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। अब आप खुद सोचो, इस तरह की अगर मोटी मोटी लेयर्स होने लगी एल्वियोलाई में और ब्लड कैपिलरीज में, फिर तो हो गई फुर्सत। कितनी देर में ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर आएगी, कितनी देर में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तब तक तो हमारे जो सेल्स हैं वो इतने इम्पेशेंट होते हैं कि उनको तो हर सेकंड में ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए है। वो नहीं रुक सकते हैं। इतनी मोटी मोटी एपिथेलियल टिश्यूज को क्रॉस करवाने का टाइम हमारे पास नहीं होता है, सेल्स के पास नहीं होता है। तो यानी कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं हमारी बॉडीज में जहाँ पे हमको पतली एपिथेलियल टिश्यू की लेयर चाहिए होती है, लाइनिंग चाहिए होती है, जैसे कि एल्वियोलाई में, ब्लड कैपिलरीज में। तो वहाँ पे ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये काम नहीं करेगी। वहाँ पे कौन काम करेगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी कि वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, केवल एक ही लेयर होती है।
और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। एपिथेलियल टिश्यू हमारी पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होता ही है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है स्किन के फॉर्म में, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा लाइन कर देता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट ग्लैंड्स को, पेनक्रियास को, थायराइड ग्लैंड्स को, पूरी ग्लैंड्स को जो है ना लाइन कर देता है। हमारी स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आता है, पसीना कहाँ से आता है, सेक्रीशन ही तो है, स्वेट एक तरह का बॉडी से, तो ये सेक्रीशन कहाँ से आता है, स्वेट ग्लैंड से आता है। हमारे मुंह में थूक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा कहाँ से आता है, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंड्स सेक्रीट करती हैं सलाइवा, ताकि जो हम खाना खाते हैं वो क्या करे, मॉइस्ट हो जाए, गीला हो जाए और इसके बाद में उसको हम निगल पाएं, है ना। और इसके अलावा हमारी जो पूरी मुंह की लाइनिंग होती है, लाइनिंग को भी हम बोलते हैं कि मॉइस्ट रख सके, नहीं तो क्या होगा, पूरा मुंह सूख जाएगा। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है तो पूरा मुंह ऐसा लगता है सूख गया हो, बोलते नहीं बनता, जीभ बिल्कुल चिपकने लगती है। और जैसे ही पानी पियो तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो पूरा बकल कैविटी है वो गीली हो जाती है। तो सलाइवा क्या करता है, गीला करने का काम ही तो करता है बकल कैविटी को। आई आपको बात समझ में। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का। ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है इसके सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसा लगता है कि फ्लोर पे टाइल्स बिछी हुई हैं, इतने चपटे होते हैं। तो ये इनको हम पावमेंट या पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। दो टाइप का होता है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में हम बोलते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की केवल एक ही लेयर होती है, और स्ट्रेटिफाइड में हम बोलते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल हम बोलते हैं कि कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, एल्वेलाई में हो सकती है ना, और हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में हो सकती है। फिर इसके बाद में स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होगी, बेस्ट एग्जांपल है हमारी स्किन। वरना क्या होगा, सेल्स झड़ते जाएंगे, स्किन सेल्स झड़ते जाएंगे, एपिथेलियल सेल्स झड़ते जाएंगे और हमारी स्किन तो कभी रहेगी ही नहीं। स्ट्रेटिफाइड हो यानी कि कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की। इसके अलावा हम बोलते हैं कि बकल कैविटी में, ईसोफेगस में, वजाइना में, यहाँ भी हम बोलते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आई नो थोड़ा सा ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट बैठ जाए कि मैम ने बताया था कि एल्वेलाई और कैपिलरीज के बीच में गैशियस एक्सचेंज होता है। तो वो गैशियस एक्सचेंज कब हो पाएगा, जब उनके बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी कैपिलरीज में, एल्वेलाई में, वो थिन होगी। वरना इतनी मोटी मोटी लेयर को कोई कैसे क्रॉस कर पाएगा भाई। इतनी पेशेंस थोड़ी होती है सेल्स में कि वो बैठ के वेट करते रहे कि हाँ अब ऑक्सीजन जो है ना ट्रैवल कर रही है एपिथेलियल लेयर को। इतनी पेशेंस किसी में नहीं होती है। समझ में आई बात। तो इतने सारे एग्जांपल्स देके मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद रहें। फिर इसके बाद में तो स्क्वैमस एपिथेलियम का काम क्या हो सकता है, प्रोटेक्शन का काम हो सकता है, ठीक है। एल्वेलाई और कैपिलरीज में भी है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि गैशियस एक्सचेंज भी हो सकता है। वेजाइना में, एनल कैनाल में प्रेजेंट होती है तो एक्सक्रीशन का भी काम हो सकता है। तो और कंक्लूजन करके हम देखें तो कई सारे काम हो सकते हैं किसके, स्क्वैमस एपिथेलियम के। फिर इसके बाद में दूसरी कौन सी आती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम आती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नाम ही समझ में आ रहा है, इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, क्यूब लाइक होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक होते हैं, यानी कि जितने ये टॉल होंगे उतने ही ये वाइड होंगे, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई बराबर होती है। अब जो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, वो क्या काम करता है, ये हम बोलते हैं कि अब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि सेक्रीशन का भी काम करेगा। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक्सक्रीशन का भी काम करेगा, सेक्रीशन, अब्जॉर्प्शन, हाँ। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन भी करवाएगा। गैमीट फॉर्मेशन मतलब क्या होता है भाई, गैमीट फॉर्मेशन मतलब होता है कि फीमेल्स में ओवा यानी कि एग का डेवलपमेंट कराएगा और मेल्स में स्पर्म का डेवलपमेंट कराएगा। तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, एक्सक्रीशन, गैमीट फॉर्मेशन। अब इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने बोला सेक्रीशन है, तो सेक्रीशन कहाँ होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में होगा, सलाइवा सेक्रीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स में होगा, स्वेट सेक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि और कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं ये, हमारे जो डक्ट्स होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की, वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये। तो इनके आप बोल सकते हो कि फंक्शंस के बेसिस पे याद रख सकते हो कि इनकी अकरेंस कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी।
तो हम बोलते हैं कि स्क्वैमस हो गया है, क्यूबॉइडल हो गया है। इसके बाद में आता है कौन सा, कॉलमनर। कॉलमनर जैसा कि नाम है वैसा ही उसका फंक्शन होगा। कॉलम मतलब क्या होता है, लंबे लंबे पिलर। तो एग्जैक्टली कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, कॉलम लाइक होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इसके कारण क्या होता है ना कि इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। फाइन। फिर इसके बाद में अब ये होते कहाँ हैं, तो जहाँ भी बात आएगी किसकी, अब्जॉर्प्शन की, या बात आएगी किसकी, सेक्रीशन की, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएंगे, हमारे कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स आ जाएंगे। जैसे हमारे स्टमक में अभी बताया मैंने आपको, डाइजेशन के लिए HCl सेक्रीट होता है। इंटेस्टाइन में भी हम बोलते हैं कि बहुत सारे इंटेस्टाइनल जूसेस आते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी होगा। फिर इसके बाद में हम मैमल्स हैं तो हमारे पास क्या होती है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी हेल्प से फीमेल्स जो होती हैं वो अपने यंग वंस को नरिश करती हैं, क्योंकि उस मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सेक्रीट होता है। तो कोई ना कोई हम बोलते हैं कि सेक्रेशन वाली बात आ रही है। इसके अलावा हम बोल रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में भी हम बोलते हैं कि अलग अलग बाइल जूसेस वगैरह सेक्रेट होते हैं। तो जहाँ भी बात आएगी सेक्रेशन की, अब्जॉर्प्शन की, जैसे कि इंटेस्टाइन में भी तो अब्जॉर्प्शन होता है खाने का, तो जहाँ भी बात आएगी अब्जॉर्प्शन की और सेक्रेशन की, वो कहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे कौन सा एपिथेलियम मिलेगा, कॉलमनर एपिथेलियम मिलेगा। अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने तो हमको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी बताया था कि इनका काम भी क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन होता है। हाँ बिल्कुल बताया था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक ग्लैंड में, एक ऑर्गन में, जैसे कि हमने इंटेस्टाइन लिया है तो इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं कि कॉलमनर नहीं हो सकते एक साथ, या हम बोलते हैं कि क्यूबॉइडल नहीं हो सकते। कॉलमनर और क्यूबॉइडल दोनों हो सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि एक टाइप का एपिथेलियम एक जगह पे रहेगा, उसके साथ में कोई दूसरा एपिथेलियम नहीं हो सकता। ऐसे लोग लड़ाई नहीं करते, हाँ एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जहाँ भी बात आएगी अब्जॉर्प्शन की, सेक्रेशन की, मेमोरी ग्लैंड्स की, इंटेस्टाइन की, स्टमक की, गॉल ब्लैडर की, तो उसकी लाइनिंग में कौन मिलेगा हमको, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स मिलेंगे या टिश्यूज मिलेंगे। अब इन कॉलम लाइक जो सेल्स है ना, इनका फ्री सरफेस भी तो होता है, जैसे कि यहाँ पे तो ये कहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके नीचे, लेकिन ऊपर की तरफ ये फ्री है। अगर ऊपर की तरफ मैं क्या करूँ, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दूँ, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहेंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बन जाएंगे, या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बन जाएगा। अब इस सीलिया का क्या फंक्शन होता है, इसे देखो, सीलिया का फंक्शन बहुत अच्छा होता है। इसको आप एक GIF से समझ सकते हो। ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं कि कॉलमनर एपिथेलियम है, जिसके जो फ्री सरफेसेस है वहाँ को क्या दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह की सीलिया दिखाई दे रही होगी। अब हो क्या रहा है, ये सीलिया क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो जहाँ पे हमें सब्सटेंसेस को मूव कराना रहता है वहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, हम बोलते हैं कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स के जो फ्री सरफेसेस हैं, एक तरफ से तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, और जहाँ से वो फ्री होते हैं उनके फ्री सरफेसेस पे वहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, सीलिया दिखाई देगा। और ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया हम बोलते हैं कि चीज़ों को इस तरीके से आगे भेजता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो हम सबको पता है कि फीमेल्स में ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती हैं। अब ये एग कहाँ जाता है, जैसे कि ये क्या रही, ओवरी रही, फिर इसके बाद में ये हुआ क्या, यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब कहाँ जाएगी, ये फैलोपियन ट्यूब जाती है यूट्रस में। ठीक है, तो यूट्रस में अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि ओवरी ने जो एग बनाया है उसको भेजना होता है। भेजता कौन है, तो ये जो बीच में आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है ये भेजेगी। कैसे भेजेगी, तो इस फैलोपियन ट्यूब में, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब में हम बोलते हैं कि इस तरह से सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलिया क्या करती है, एग को आगे की तरफ पुश करने का काम करती है, ताकि एग जो है वो ओवरी से निकल के कहाँ आ जाए, यूट्रस तक आ जाए। तो क्या आपको समझ में आया कि सीलिया का काम क्या होता है। किसी भी चीज़ को अगर मूव कराना होगा, जैसे कि म्यूकस वगैरह होता है, ठीक है, म्यूकस हो गया, जैसे कि हमारा जो नेज़ल पैसेज होता है, नेज़ल पैसेज भी कैसा होता है, मॉइस्ट होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि म्यूकस वगैरह को फ्लो करवाना है या मूव करवाना है,
एग को मूव कराना है, किसी फ्लूइड को मूव कराना है, तो फ्लूइड को मूव कराने के लिए हम बोलते हैं कि सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू काम आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगा होता है सीलिया, और सीलिया क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सीलिया क्या कर रहा है, एग को पुश कर रहा है आगे की तरफ। ये कहाँ का सीलिया है, ये है सीलिया फेलोपियन ट्यूब का। आई होप सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू भी आप सबको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टाइप का एपिथेलियल टिश्यू बचा है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली हम बोलते हैं जहाँ पे भी सेक्रीशन होना होगा, यानी कि हमारे जितने भी हमारे ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, इसके अलावा हम बोलते हैं कि पैनक्रियास में भी, पैनक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो जहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेक्रीशन हो रहा होगा हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, स्वेट का, सलाइवा का, वहाँ पे हम बोलते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गॉबलेट सेल्स कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल्स हम बोलते हैं केमिकल्स को सेक्रेट करने का काम करते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं गॉबलेट सेल्स सेक्रीशन के लिए। तो ये म्यूकस सेक्रेट करेंगे, सलाइवा करेंगे, हार्मोन्स करेंगे, एंजाइम्स करेंगे। तो जहाँ पे भी सेक्रीशन वगैरह की बात आती है वहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। नाम से समझ में आ रहा है कहाँ प्रेजेंट होगा, डिफरेंट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा, सेक्रीशन में हेल्प करेगा। आई होप पूरा का पूरा एपिथेलियम टिश्यू आप सभी को समझ में आ गया होगा। फटाफट से करते हैं क्विक रिवीजन। एपिथेलियम टिश्यू में मैंने आपको बताया था, एपी का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ये टिश्यू हमेशा किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट होता है। ऊपर प्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या, कि हो सकता है कि हमारी बॉडी की कवरिंग बनाए, प्रोटेक्टिव कवरिंग बताए, जो कि हमारी स्किन, यानी कि हमारी स्किन क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी पूरी बॉडी के लिए। और ये स्किन किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इतने अच्छी तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। अगर होगी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट तो क्या होगा कि सेल्स जो है ना वो एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण बैक्टीरिया वगैरह जो है स्किन के थ्रू स्किन को आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू, और इसके बाद में हमारी बॉडी में अंदर आ जाएंगे। तो एक कंटिन्यूअस कवरिंग शीट बनाने के लिए एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनको बहुत ही क्लोजली अरेंज होना पड़ता है, पैक होना पड़ता है, ताकि उनके बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस ना रहें। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा नीचे प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे। बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि थिन होती है, फाइब्रस होती है, सपोर्टिंग मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करती है, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को पकड़ के रखती है ताकि एक कंटिन्यूअस शीट बन पाए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कवरिंग तो बनाएगी ही एपिथेलियल टिश्यू, हमारी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लाइनिंग भी बना देगी, डिफरेंट ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की भी लाइनिंग बनाएगी कौन, एपिथेलियल टिश्यू। 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वैमस, इरेगुलर शेप होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल भी हो सकता है और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड में हम बोलते हैं कि स्क्वैमस सेल्स जो है डिफरेंट लेयर्स में अरेंज होते हैं, और सिंपल में हम बोलते हैं कि एक ही लेयर दिखाई देती है हमें स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, फिर वो कहाँ प्रेजेंट होगा, सिंपल वाला एल्वेलाई में, ब्लड वेसल्स में, और स्ट्रेटिफाइड वाला कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन में होगा। इसके अलावा आता है कौन सा, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल हम बोलते हैं कि अब्जॉर्प्शन का काम करता है एपिथेलियम टिश्यू, सेक्रेशन का करेगा, एक्सक्रीशन का करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवा ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है वहाँ प्रेजेंट होगा, स्वेट ग्लैंड्स में होगा। इसके अलावा हम बोलते हैं कि क्यूबॉइडल आते हैं। क्यूबॉइडल में हम बोलते हैं कि लंबे ज़्यादा रहते हैं और वाइड कम रहते हैं, तो इसकी वजह से उनका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जहाँ पे भी बात आएगी अब्जॉर्प्शन सेक्रेशन की, वहाँ पे आएगा कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अगर इन कोलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया लगा दे तो उनको हम क्या कहते हैं, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो जहाँ पे भी सब्सटेंसेस को आगे पुश करने का काम होगा, मूव करने का काम होगा, वहाँ पे सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नेजल चैम्बर में म्यूकस को पुश करना है, फेलोपियन ट्यूब में एग को पुश करना है, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। फिर इसके बाद में आता है ग्लैंडुलर, तो ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जहाँ पे कोई ना कोई सेक्रीशन होती रहेगी। तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए बस इतना ही। अब हम बात करते हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसा नाम है वैसे ही क्या है, उसका काम भी है।
यानी कि कनेक्ट करने का ये काम करेगा। हमारे जो डिफरेंट बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, ग्लैंड्स हैं, बोन्स हैं, इन सबको आपस में पकड़ के कौन रखता है? पकड़ के रखता है कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही है ना उसका, बाइंड करके रखता है, ज्वाइन करके रखता है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके अराउंड एक पैकिंग भी वो बना के रखता है, ताकि क्या हो ना कि ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस में इंटरफेयर ना करें। देखो ऑर्गन्स को एक साथ रखने की भी ज़रूरत है, इसलिए हम बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू आता है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? ऑर्गन्स को कुछ हद तक सेपरेट भी करके रखता है, एक साथ रहें लेकिन सेपरेटेड रहें। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स एक दूसरे के फंक्शंस को इंटरफेयर ना कर सकें। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एज अ पैकेजिंग भी हम बोलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हो सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू के? सबसे पहली बात तो क्या होगा कि ये सभी पार्ट्स को, बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को कनेक्ट करेगा, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये एक पैकेजिंग टिश्यू की तरह काम करता है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और तीसरी चीज़ क्या होगी? तीसरी चीज़ हम बोलते हैं कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करेगा। कैसे? अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू में एक और चीज़ होती है, कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होते हैं ना, उसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक होते हैं फाइबर्स, फिर इसके बाद में होते हैं सेल्स, और एक होता है क्या? मैट्रिक्स। तो हमेशा ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फाइबर्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? फर्स्ट टाइप की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू के भी कई टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट टाइप को हम देख रहे हैं। और वो टाइप कौन सा होगा? चलो हम स्केलेटल टिश्यू की ही बात कर लेते हैं। स्केलेटल टिश्यू में हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एक स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर है, इसलिए उसको हम एंडोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, और ये स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को एक पोस्चर, एक फिगर प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। अगर हम खड़े हैं तो हमारे खड़े होने का जो पोस्चर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारे पैर की बोन्स प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, हमारा पूरा ये वर्टिकल कॉलम प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरा हमें एक पोस्चर और एक स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? स्केलेटन देता है अपना। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर तो दे ही रहा है, पोस्चर तो बना ही रहा है, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं? लंग्स और हार्ट के अराउंड क्या प्रेजेंट होती हैं? रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो रिब्स टूट जाती हैं, लेकिन अंदर का जो हार्ट है, जो लंग्स है, उनको कोई डैमेज नहीं पहुंचता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने का काम करेगा, एक पैकेजिंग करने का काम करेगा अराउंड वेरियस ऑर्गन्स, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस, और ये बोन्स क्या करते हैं? स्केलेटन बना करके जो वेरियस डेलिकेट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा स्कल है, स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि स्कल की बोन्स में फ्रैक्चर्स हो जाएं, लेकिन कई हद तक जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। क्योंकि अगर ब्रेन में कोई डैमेज हो गया तो समझ लो वो क्या होने वाला है? इररिवर्सिबल डैमेज होने वाला है, जिंदगी भर के लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बोन की। तो बोन हम बोलते हैं कि एक एक ऐसा टिश्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर मैं अपने इस हाथ को ऐसे ऐसे मूव कराना चाहूँ, मतलब जॉइंट से नहीं, इस वाले पोर्शन को अगर मैं मूव कराना चाहूँ तो मैं नहीं करवा सकती हूँ। अगर मैं इसको बेंड कराना चाहूँ तो भी मैं बेंड नहीं करवा सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो जॉइंट्स है वहाँ से मेरा हाथ बेंड हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है, और ये बोन्स बहुत ही हार्ड होते हैं और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में ये 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। तो बोन में क्या क्या हमें दिखाई देता है? तो बोन में हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स होता है, और इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स काफ़ी हार्ड होता है। क्यों बोन हार्ड है? क्यों? क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स है वो बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें 70% तो हम बोलते हैं कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि बाकी के 30% में क्या प्रेजेंट होता है? बाकी के 30% में हम बोलते हैं कि अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो बोन कुल मिलाकर के हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें हम बोलते हैं कि कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन फाइबर्स। तो देखो फाइबर्स आ गए, मैंने आपको बोला है ना कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल में 3 चीज़ें होंगी, फाइबर्स, सेल्स एंड मैट्रिक्स। तो बोन हार्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास उसके मैट्रिक्स में 70%
कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, 30% कोलेजन फाइबर्स होते हैं, एंड हम बोलते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि बोन का जो मैट्रिक्स है ना, क्योंकि उसमें कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड्स हैं, बोन का जो मैट्रिक्स है वही क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ही हार्ड है तो बोन को तो हार्ड होना ही है। अब होता क्या है कि अगर आप बोन को कैसे देखो, सपोज ये मेरा हाथ है, अब इसको ऐसे कट करके अगर आप कुछ ऐसे देखोगे तो आपको बोन कैसी दिखाई देगी, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैट्रिक्स जो है ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज होता है। क्या बोला मैंने कि बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैसे अरेंज है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी कि एक के अंदर एक गोलों के फॉर्म में अरेंज होता है। बीच में हम बोलते हैं कि एक कैनाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हेवर्शियन कैनाल कहते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इनके बीच में हम बोलते हैं कि कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेक्यूने। क्या कहेंगे भाई, लेक्यूने कहेंगे, लेक्यूने। और ये लेक्यूने के अंदर ही हम बोलते हैं कि बोन के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोन हम बोलते हैं कि पूरा हमारा स्केलेटन बनाती हैं, बहुत ही हार्ड है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैल्सिफाइड है, बहुत ही हार्ड होता है। 70% कैल्शियम एंड फास्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, 30% कोलेजन फाइबर्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। जो बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में अरेंज होता है, बीच में हेवर्शियन कैनाल होती है। इस मैट्रिक्स के बीच बीच में कुछ स्पेसेस होती है जिसको हम लेक्यूने कहते हैं, और इन्हीं लेक्यूने में बोन के सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट रहते हैं। तो हमने फाइबर्स की बात भी कर ली, कोलेजन फाइबर्स की, इसके साथ ही साथ हमने सेल्स की बात भी कर ली, बोन के सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और हमने मैट्रिक्स की बात भी कर ली कि मैट्रिक्स कैसा है, बोन का हाईली कैल्सिफाइड है, बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए बोन्स भी कैसी हार्ड होती हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज हम बोलते हैं बेसिकली ये भी हार्ड है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज की टिप पे, देखो हमारी नोज पे हाथ लगा करके देखो, टिप पे हार्ड है लेकिन क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बोन नहीं है, यहाँ पे कार्टिलेज है। ये जो हमारे कान के पिन्ना होते हैं, पिन्ना को भी अगर आप इस तरीके से फोल्ड करके देखोगे तो फोल्ड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, बोन नहीं है। बोन को आप बेंड नहीं कर सकते हो लेकिन कार्टिलेज को आप कंप्रेस कर सकते हो, आप बेंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि कार्टिलेज में हम बोलते हैं कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। तो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, वो इजीली इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो कार्टिलेज है ना वो जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दो बोन्स दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली बोन देखो इधर, एक ये वाली बोन है और एक ये दूसरी वाली बोन है। दोनों के बीच में आपको एक वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही होगी जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और इस वाइट वाली पट्टी के अराउंड ये क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको घुटने की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना ये पूरा खत्म हो जाता है। बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेशन का काम करता है, ऑयलिंग का काम करता है। अब आप खुद ही समझो कि अगर साइनोवियल फ्लूइड चला गया तो कोई मॉइस्चर नहीं रहेगा, कोई लुब्रिकेशन नहीं रहेगा। तो जब भी क्या होगा, बोन्स मूव करेंगी, जॉइंट मूव करेगा, तो बोन्स के बीच में क्या है, कार्टिलेज है। और कार्टिलेज भी हम बोलते हैं कि घिस जाता है। जब साइनोवियल फ्लूइड घिस जाएगा, कार्टिलेज घिस जाएगा, तो हम बोलते हैं कि बोन्स आपस में जब भी मूवमेंट होगा ना तो बोन्स आपस में टकराएंगी, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। और जब फ्रिक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए जो ओल्ड लोग होते हैं, एल्डरली पीपल, उनको जॉइंट्स की समस्या हो जाती है। जॉइंट्स की समस्या क्यों होती है, क्योंकि ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ना ये पूरा का पूरा सूख जाता है। तो हमने बोला कि जो कार्टिलेज है वो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। हमारी जो पूरी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम्स में आप सबको पता है कि वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। इन वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। उस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को बनाने वाले कौन होते हैं, ये कार्टिलेज ही होते हैं। तो डिफरेंट जॉइंट्स में प्रेजेंट होंगे, नोज की टिप में प्रेजेंट होंगे और ईयर के पिन्ना में प्रेजेंट होते हैं। हार्ड है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इनके सेल्स को हम क्या कहते हैं, इनके सेल्स को हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। बोन्स के सेल को ऑस्टियोब्लास्ट, और जो हमारे कार्टिलेज हैं इनके सेल्स को हम क्या कहेंगे, इनके सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और हम बोल सकते हैं कि इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर है लेकिन इलास्टिक फाइबर भी है। इलास्टिक फाइबर के होने के कारण जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। आई होप
आपको स्केलेटल टिश्यू अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की, जिसका नाम है क्या, ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली हम बोलते हैं कि ब्लड आता है और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि क्या आता है, लिम्फ भी आता है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ हर कहीं प्रेजेंट होते हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है, कौन सा ऐसा बॉडी ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड नहीं है, हर जगह ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड में भी, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, तो जाहिर है इसमें भी क्या होगा, सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे और मैट्रिक्स भी होगा। तो ब्लड में हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है, जो ब्लड का मैट्रिक्स है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये ब्लड का मैट्रिक्स होता है। लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पे, ब्लड का क्या होता है भाई, ये मैट्रिक्स होता है। स्ट्रॉ कलर का होता है, कई बार इसको किताबों में कलरलेस भी लिखा जाता है, यानी कि बहुत ही पेल येलो कलर का होता है, या आप बोल सकते हो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि 90% होता है वाटर, ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि 90% वाटर होता है। बाकी 10% इसमें एंजाइम्स आएंगे, हार्मोन्स आएंगे, ग्लूकोज आएगा, शुगर्स आएंगे, अमीनो एसिड्स वगैरह आते हैं, फाइन। तो मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, 90% वाटर, और बाकी 10% में यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एंजाइम्स वगैरह होंगे, हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, और इसके अलावा ग्लूकोज होगा, और तरह तरह के सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद में मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। अब इतने सारे एनिमल्स हैं, सब में अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं। हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, यानी कि हमारी वर्टिब्रेट्स मतलब क्या, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होती है, पीछे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जिनके पास होती है, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स की, कि वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं इसी मैट्रिक्स में। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में 3 चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। तो हमारा ब्लड क्या है, ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसके मैट्रिक्स में क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसी मैट्रिक्स में क्या मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं, ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड कॉर्पसेल्स मिलते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होते हैं प्लेटलेट्स, और एक होते हैं कौन, एक होते हैं हमारे पूरे के पूरे WBCs, ठीक है। तो आरबीसीज को तो हम सब जानते हैं। अगर हम बात करें अपनी, तो वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज कैसे होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं और बायकॉन्केव होते हैं, यानी कि बीच में से ऐसे धसे हुए रहेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके के। देखो बीच में से कैसे हैं, ये धसे हुए हैं, और ये डिस्क लाइक होते हैं, और इनके पास मैच्योरिटी के टाइम पे इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर इसके बाद में इनके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसीलिए कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, फाइन। फिर इसके बाद में आते हैं कौन, प्लेटलेट्स। अब आप बोलोगे कि मैम जैसे कि आपने बोला कि टिश्यू में फाइबर्स भी होते हैं, तो मैट्रिक्स हमको दिखाई दे रहा है, ब्लड सेल्स हमको इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइबर्स कहाँ गए। एक्चुअली ब्लड में हम बोलते हैं कि फाइबर्स बहुत ही कम होते हैं। इनफैक्ट हम बोलते हैं कि ये जो ब्लड कॉर्पसेल्स है ना, यही क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये वाले ब्लड कॉर्पसेल्स ही क्या बनाते हैं, ब्लड में फाइबर्स बनाते हैं। ब्लड में फाइबर्स यूजुअली होते नहीं है, बहुत कम होते हैं, होंगे भी तो कौन बनाएगा, ये प्लेटलेट्स बनाएंगे। क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब चोट वगैरह लगती है तो खून बहने लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो ब्लीडिंग भी अच्छी थोड़ी होती है, उसको रोकना पड़ता है ना, खून बह जाए ये तो कोई बात नहीं होती है। तो खून ना बहे, रुक जाए, इसके लिए ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फाइबर्स बना लेते हैं, और वही फाइबर्स हम बोलते हैं कि नेटवर्क बना करके खून को रोकने से बचा लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रहा है, ब्लड सेल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, फाइबर्स कहाँ हैं, तो फाइबर्स ओकेशन वैसे तो बहुत कम होते हैं ब्लड में, लेकिन अगर बन भी रहे होंगे तो स्पेसिफिक कंडीशंस में बन रहे होंगे, जब चोट वगैरह लगती है, जब खून वगैरह निकलता है। कौन बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं, ठीक है। ये हम बोलते हैं कि इरेगुलर शेप के होते हैं, लार्ज होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कैसे होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, बायकॉन्केव होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन प्लेटलेट्स के पास लार्ज होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, और जैसे कि आपको देख ही रहे होंगे इनका शेप कैसा है, इरेगुलर है, और इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद में आते हैं कौन,
WBCs। अब WBCs का काम क्या होता है? WBCs हम बोलते हैं कि एक्चुअली अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की तो 2 टाइप्स के होंगे। एक होते हैं ये आपको दिख रहे होंगे इतने सारे इओसिनोफिल्स दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब क्या है? ये सब हम बोलते हैं कि WBCs के ही टाइप होते हैं। अगर मैं कैटेगरी डिवाइड करना चाहूँ तो WBC की 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ब्रॉड कैटेगरीज। एक होते हैं कौन? फेगोसाइट्स, और एक होते हैं इम्यूनोसाइट्स। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है? ये बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कि WBCs 2 टाइप के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, RBCs रेड ब्लड सेल्स, और WBCs वाइट ब्लड सेल्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेगोसाइट्स और एक होते हैं इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। बेसिकली जब भी कोई डिसीज कॉजिंग पैथोजन वगैरह आता है तो ये इम्यूनोसाइट्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ जा करके पैथोजन को क्या करेंगी? फाइट करेंगी। ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं फेगोसाइट्स की। तो फेगोसाइट्स भी हम बोलते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। क्या मतलब होता है भाई? ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स फेगोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि WBCs 2 टाइप के हैं, फेगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट्स। फेगोसाइट्स के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स। अब इन्हीं ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन आते हैं? ये 3 आते हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो हमको एलर्जिक रिएक्शंस हमको देखने को मिलती है। भाई आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में एलर्जी आई है? तो आपको एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं कि रैशेस हो जाएंगे, है ना, पिंपल्स निकल आएंगे, या हमको छींक आने लगेगी, कहीं स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे कि आँख में हम बोलते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता है तो आँख जो है सूज जाती है, रेड हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब हमको एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कौन लेकर के आते हैं? ये इओसिनोफिल्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये इओसिनोफिल्स ही क्या करते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज कॉज करते हैं। तभी हमको पता चलता है कि भाई हमको एलर्जी हो गई है, छींक आने लगेगी, रैशेस हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन करेगा? इओसिनोफिल्स। स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। फिर इसके बाद में आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स वगैरह हम बोलते हैं कि फाइट का काम करते हैं, कि कोई भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन आया उसको ये घेरने का काम करते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, देखो फेगोसाइट्स का मतलब क्या होगा? ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब कि कोई भी डिसीज कॉजिंग पैथोजन आएगा उसको घेरेंगे और वहीं पे उसको डिस्ट्रॉय कर लेंगे। फेगोसाइटोसिस करते हैं ये। ठीक है, आई होप ये दोनों का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। फिर इसके बाद में आते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। इसके 2 टाइप होते हैं, एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट का काम हम बोलते हैं कि अगेन वही कि कोई डिसीज कॉजिंग पैथोजन आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो सेलुलर डेब्रिस वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय करना। लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? पैथोजन को जाकर के डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो देखा जाए तो ये पूरे के पूरे जितने भी WBCs हैं हमारे पास, चाहे वो ग्रैन्युलोसाइट्स हो चाहे वो एग्रैन्युलोसाइट्स हो, सब क्या करते हैं? एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं हमारी बॉडी का। किसी ना किसी तरीके से ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। या तो खुद ही आ जाएंगे लड़ने के लिए, उसको घेर करके डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जा करके पैथोजन से, बैक्टीरिया वगैरह से फाइट करेगी। ठीक है, तो WBCs हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। बाकी अगर हम बात करें RBCs की, तो इनके पास तो भैया हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन हम सबको पता है कि क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज कराता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी प्रोड्यूस होती है। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हम बोलते हैं कि ब्लड में जाके मिल जाएगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लंग्स के लेवल पे जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा
और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स से बाहर आ जाएंगी एक्सहेल करने के थ्रू। ठीक है, फिर इसके बाद में WBCs हो गए, RBCs हो गए, और क्या बचा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स हम बोलते हैं कि क्या करते हैं, फाइबर्स वगैरह बनवाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग, बेसिकली क्लॉट बन जाता है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, ये फाइबर्स क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से खून बहना रुक जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आई होप ब्लड आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया ब्लड और दूसरा हो गया कौन सा, लिम्फ। तो ब्लड तो हमने पढ़ लिया, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हम बोलते हैं कि ब्लड ही है, बस ब्लड में के 2 कंपोनेंट्स, यानी कि एक हो गया मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा, प्लस हम बोलते हैं WBCs। इसके अलावा ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, RBCs, प्लेटलेट्स वगैरह, इन सबको आप क्या कर दो, भगा दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, लिम्फ बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा प्लस WBCs ये मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा प्लस WBCs ये मिलके बनाते हैं लिम्फ को। ठीक है, आई होप पूरा का पूरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की। तो अभी तक हमने 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है, एक हमने पढ़ लिया है स्केलेटल टिश्यू पढ़ लिया है, ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज, और इसके बाद में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया है, यानी कि हमने ब्लड भी पढ़ लिया है और लिम्फ भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की, वो कौन सा होगा नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, लेट्स सी। तो हमारे पास है क्या, एरियोलर टिश्यू। चलो हम पढ़ लेते हैं क्या, एरियोलर टिश्यू को ही हम पढ़ लेते हैं। एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इनको हम क्या कहते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, और इनको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इनको हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं पैकेजिंग टिश्यू, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स का जो वो होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है, और हम बोलते हैं कि जेली लाइक होता है। कैसा होता है भाई, जेली लाइक होता है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू के सेल्स का जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, स्टिकी होगा, जेली लाइक होगा। और इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल्स प्रेजेंट होंगे, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि बहुत सारे फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स हम बोलते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है, वाइट कोलेजन फाइबर है, और एक क्या है, एक होता है येलो इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, ये होता है येलो इलास्टिक फाइबर। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने बोन्स एंड कार्टिलेज में भी पढ़ा है ना। बोन्स में हम बोलते हैं कि बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है, कैल्सिफाइड होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और 70% तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स ही होते हैं, बाकी 30% उसमें हम बोलते हैं कि कोलेजन फाइबर्स होंगे, प्लस इसके बाद में हम बोलते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं बोन्स पे। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज हम बोलते हैं कि हार्ड होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनका जो मैट्रिक्स है वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, प्लस हम बोलते हैं कि इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली हम बोलते हैं कि एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, जो कि जेली लाइक होता है, स्टिकी होता है, इसमें फाइबर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और बेसिकली हम बोलते हैं कि 2 टाइप के फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर और एक होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर। ये जो वाइट कोलेजन फाइबर हैं ये किसके बने रहेंगे, ये हम बोलते हैं कि कोलेजन प्रोटीन के बनते हैं। किसके बनते हैं भाई, कोलेजन प्रोटीन के। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं कोलेजन फाइबर्स कि अगर इनको बॉईल कर दो पानी के साथ तो ये जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर इनको हमने क्या करा है, पानी के साथ बॉईल कर दिया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जिलेटिन में कन्वर्ट। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो येलो इलास्टिक फाइबर है ये किसका बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन का बना होगा। किसका बना होगा भाई, इलास्टिन प्रोटीन का बना होगा। और जो वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और ये जो येलो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये हमारी बॉडी के सेल्स को या टिश्यूज़ को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये आपको चीज़ समझ में आई, मैंने आपको बताया कि एरियोलर टिश्यू एक और कनेक्टिव टिश्यू है
टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं और इसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि काफ़ी जेली लाइक होता है, काफ़ी स्टिकी होता है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में वो कैसे होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेल्स यहाँ पे कैसे होंगे, लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो लूज अरेंजमेंट होता है सेल्स का मैट्रिक्स में, इसलिए इनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है फाइबर्स की। तो फाइबर्स हम बोलते हैं कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाइट इलास्टिक फाइबर, एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर और एक होता है येलो इलास्टिक फाइबर। वाइट कोलेजन फाइबर में हम बोलते हैं कि कोलेजन प्रोटीन का बना होता है और पानी के साथ अगर इनको बॉईल कर दो तो ये जिलेटिन बना लेते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, कौन, वाइट कोलेजन फाइबर्स। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स की, तो ये इलास्टिन प्रोटीन्स के बने होते हैं और बेसिकली ये बॉडी के पार्ट्स को या टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि जो डिफरेंट बेसिकली हमारी जो स्किन होती है, हाँ सबसे पहले तो हमारी जो स्किन है और जो मसल्स है, स्किन और मसल्स के बीच में ये एरियोलर टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड, ब्लड वेसल्स के अराउंड हम बोलते हैं कि ये प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि एक तरह का पैकेजिंग ये फॉर्म करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनको हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। आपको याद है कनेक्टिव टिश्यू की हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि ये किसका काम करते हैं, ये हम बोलते हैं कि पैकेजिंग का काम भी करते हैं, प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं और कनेक्ट करने का, डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम भी ये करते हैं। तो प्रोटेक्शन तो हमने देख लिया कि स्केलेटन और कार्टिलेज और बोन कर रहा था। इसके अलावा कनेक्शन भी हमने देख लिया, कनेक्शन हमें अभी और देखना है। ठीक है, ब्लड हमने कनेक्शन देख लिया, लेकिन और भी हमें कुछ कनेक्शंस देखने हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पैकेजिंग की, तो जैसे कि ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड जो है प्रेजेंट होता है। जैसे कि जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम हम बोलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन से ऐसी चिपकी रहे, जिसको हम बॉडी वॉल भी कहते हैं, वो डिफरेंट ऑर्गन से चिपकी रहे। तो कैसे चिपकी रहती है, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू। तो ये पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी काम करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड। जो डिफरेंट नर्व्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स भी हम बोलते हैं कि बाकी टिश्यू के साथ कनेक्टेड रहे, अटैच्ड रहे, इसके लिए हम बोलते हैं कि एरियोलर टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप एरियोलर टिश्यू सबको समझ में आ गया होगा। अब हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, तो होना हो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होना चाहिए, है ना। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है, तो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम बोलते हैं कि बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स वगैरह जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं इनके थोड़े से लूज होते हैं और कैसे होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कौन, टेंडॉन्स, और एक होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, एक होते हैं टेंडॉन्स और एक होते हैं लिगामेंट्स। इनकी पिक्चर्स भी आप देख लो, कुछ इस तरीके की होती हैं। ये देखो, ये क्या है, टेंडन्स हैं और लिगामेंट्स हैं। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन से बोन को जॉइन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में जोड़ के रखना। अब मैं आपसे बोल रही थी कि मेरे पास ये वाली बोन भी है, ये वाली बोन भी है, पाम्स में मेरे पास बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी मैं लिख रही हूँ या अपने हाथ को मैं मूव कर रही हूँ, तो क्यों मेरी बोन्स जो है आपस में अलग नहीं हो जा रही हैं और टूट के गिर नहीं जा रही हैं। वो इसीलिए टूट के गिरना मतलब कि सेपरेट होकर के गिर जाना। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि बोन्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। बोन्स को कनेक्ट करने वाला है कौन, बोन्स को कनेक्ट करने वाला है ये लिगामेंट। तो एग्जैक्टली लिगामेंट क्या करता है, एग्जैक्टली लिगामेंट हम बोलते हैं कि बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। लिगामेंट क्या है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी, टेंडॉन की। टेंडॉन क्या करेगा, स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मेरा ये हाथ है, इस हाथ में मसल भी है और बोन भी है। तो क्या मेरी मसल और बोन अलग अलग रहेगी कि एक तरफ हो गई पूरी मसल और एक तरफ हो गई क्या, बोन?
ऐसा होगा क्या? नहीं। जो बोन है, जो मसल है, वो कैसी रहेगी? स्केलेटल मसल वो बोन के साथ कनेक्टेड रहेगी। कैसे कनेक्टेड रहेगी? तो टेंडन की हेल्प से। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? और ये टेंडन क्या कर रहा है? टेंडन हम बोलते हैं कि ये स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो क्या आपको समझ में आया? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने सबसे पहले पढ़ा था स्केलेटल टिश्यू पढ़ा था, इसके बाद में हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, इसके बाद में हमने एरियोलर टिश्यू पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हमने कौन सा पढ़ लिया? डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ लिया, जिसमें कि 2 कंपोनेंट्स आते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करेंगे भाई? ये स्केलेटल मसल और बोन को कनेक्ट करेंगे। बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है? लिगामेंट कनेक्ट करते हैं। आई होप ये सबको हो गया होगा क्लियर। अब बारी आती है लास्ट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे उनको हम? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। क्या होते हैं ये एडिपोज टिश्यू? देखो बेसिकली अगर इनकी मैं मैट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एक्चुअली एडिपोज टिश्यू को हम फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं। भाई हमारे बॉडी में फैट तो हर कहीं होता है ना? कुछ लोग की आपने देखी होगी कि बेली इस तरीके से बाहर निकली रहती है। वो बेली बाहर क्यों निकलती? क्योंकि उसमें फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो हम एडिपोज टिश्यू को फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहते हैं। इस टिश्यू के जो सेल्स का जो मैट्रिक्स होता है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सेल्स, आप बोल सकते हो कि ओवल शेप के, ठीक है, और इसके अलावा हम बोलते हैं कि स्फेरिकल शेप के, ओवल और स्फेरिकल शेप के सेल्स जो हैं, बड़े बड़े सेल्स पूरे मैट्रिक्स में फैले हुए रहते हैं, अरेंज्ड होते हैं। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। क्यों कह रहे हैं एडिपोसाइट्स? क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं ना, तो इसलिए इनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। अब हर एक या इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? फैट सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फैट सेल भी बोल सकते हैं। अब इन सभी एडिपोसाइट्स के बीच में, या हम बोलते हैं कि फैट सेल्स के बीच में एक बड़ा सा क्या होता है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बड़े बड़े क्या हैं? ये हम बोलते हैं कि ड्रॉपलेट होते हैं। ये क्या होते हैं? फैट ड्रॉपलेट होते हैं, और एग्जैक्टली इसी में फैट जाकर के स्टोर हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया? एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है, फाइन। इसके अलावा हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स में, पूरे के पूरे मैट्रिक्स में स्फेरिकल और ओवल शेप के सेल्स अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? फैट सेल्स कहते हैं, या फिर एडिपोसाइट्स कहते हैं। और हर एक फैट सेल में, ईच एंड एवरी फैट सेल कंसिस्ट्स एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट, जिसके अंदर की फैट स्टोर होता है, ठीक है। अब एडिपोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे, एडिपोज टिश्यू की हम बात करें, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारी स्किन के नीचे कौन सी लेयर होती है? एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो है ना, कुशनिंग का काम करता है, यानी कि हमारी जैसे आई बॉल्स जो होती हैं, आई बॉल्स के अराउंड हम बोलते हैं कि एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है, तो ये कुशनिंग का काम करता है, एक कुशन की तरह काम करता है एडिपोज टिश्यू। इसके अलावा हम बोलते हैं कि हमारी किडनी जो है, किडनीज के अराउंड भी आपको एडिपोज टिश्यू की लेयर दिखाई देगी। हार्ट है, हार्ट के अराउंड भी आपको क्या दिखाई देगी? एडिपोज टिश्यू की लेयर दिखाई देगी, तो एक कुशनिंग का काम करता है। वेल्स वगैरह में क्या होता है कि ये एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं ब्लबर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। ये कुछ नहीं, बहुत मोटी फैट की लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की, बहुत ही फैट लेयर होती है, चौड़ी लेयर होती है। तो जब इतनी मोटी लेयर होगी एडिपोज टिश्यू की, तो ये हो ना हो एक इंसुलेशन की तरह काम करेगी, है ना। तो वाटर लॉस नहीं होने देती है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि हीट लॉस भी नहीं होने देगी। अब वेल जो है वो तो हमेशा कहाँ रहती है? समुद्र में रहने वाली है। अब समुद्र का पानी तो ठंडा भी होता है, तो वो ठंड लग के कहीं मर ना जाए, नहीं मरती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में स्किन के नीचे फैट एडिपोज टिश्यू की इतनी मोटी लेयर होती है, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, और ये ब्लबर हम बोलते हैं कि हीट लॉस नहीं होने देता है। कैमल का जो हम्प होता है, कैमल के आपने देखा होगा नेक के ऊपर कुछ इस तरीके की एक आउटग्रोथ नज़र आती है, उठा हुआ पोर्शन नज़र आता है,
वो भी किसका बना होता है, एडिपोज टिश्यू का ही बना होता है, उसमें भी फैट वगैरह स्टोर होता है। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू की लेयर जब बहुत मोटी हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि वो एक ब्लबर की तरह काम करती है, इंसुलेशन की तरह काम करती है, हीट लॉस नहीं होने देती है। कई बार आपने देखा होगा जो बहुत मोटे लोग होते हैं ना, उनको इतने आसानी से ठंड नहीं लगती है। अपन के लिए ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक स्वेटर पहन लेंगे, 2 स्वेटर पहन लेंगे, वहीं अगर जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के नीचे बहुत मोटी लेयर आ जाती है फैट की, जिसके कारण उनकी बॉडी से हीट लॉस नहीं होता है, तो उनको इतने आसानी से ठंड नहीं लगती है। आई होप एडिपोज टिश्यू भी सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब हमने पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया है। अब एक काम करते हैं, फटाफट से बहुत जल्दी से पूरे कनेक्टिव टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 एनिमल टिश्यू पढ़ लिए हैं, एपिथेलियल पढ़ लिया है और हमने कनेक्टिव भी पढ़ लिया है। अब 2 और बचे हैं, हमको मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है और नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ये थोड़े से छोटे हैं, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका काम क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा है, पूरी बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का काम करेगा, यानी कि डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को आपस में ज्वाइन करेगा, ठीक है, कनेक्ट करेगा, बाइंड करेगा। साथ ही साथ में हम बोलते हैं कि प्रोटेक्शन भी करता है और इसके बाद में पैकेजिंग टिश्यू की तरह भी काम करता है। सभी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के पास 3 चीज़ें होती हैं, एक है फाइबर्स, एक है मैट्रिक्स और एक है सेल्स। यानी कि मैट्रिक्स में आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के पास फाइबर्स भी होंगे और सेल्स भी होंगे। पहला कनेक्टिव टिश्यू हमने कौन सा पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था स्केलेटल पढ़ा था, ठीक है। तो स्केलेटल में हम बोलते हैं कि इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बोन्स और एक है हमारे पास कार्टिलेज। बोन्स हम बोलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाती हैं। हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है, स्कल से लेकर के पूरा हाथ पैर सब कुछ, ये किसका बना है, बोन्स का ही बना हुआ है। बोन्स बहुत ही हार्ड होती हैं और बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोन के का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, कैल्सिफाइड होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और हम बोलते हैं कि फॉस्फोरस के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स में 70% तो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होंगे, बाकी के 30% हम बोलते हैं कि कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कोलेजन फाइबर्स हम बोलते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होता है ना बोन का, इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं कौन, बीच बीच में स्पेसेस, जिनको हम लेक्यूने कहते हैं, और इन लेक्यूने के अंदर बैठे हुए होते हैं बोन के सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। आई बात आपको समझ में। फिर इसके बाद में आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज हम बोलते हैं कि ये हार्ड होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज का जो टिश्यूज़ का जो मैट्रिक्स होता है, उन मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं लेकिन इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इलास्टिक फाइबर्स हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज को। नोज के टिप पे, ईयर के पिन्ना में, ठीक है, ट्रैकिया में, यहाँ सब कौन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं ना, इन सभी जॉइंट्स पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्टिलेज देखने को मिलेगा। हमारी जो बैक में वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें इस तरह की छोटी छोटी क्या होती हैं, वर्टिब्रीज होती हैं। इन वर्टिब्रीज के बीच में हम बोलते हैं कि डिस्क प्रेजेंट होती है इस तरह की। ये डिस्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कार्टिलेज से ही बनी होती है। हमारे जॉइंट्स के बीच में भी क्या होता है, कार्टिलेज। तो हमेशा ध्यान रखना कार्टिलेज कहाँ होगा, कार्टिलेज हम बोलते हैं कि जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो कार्टिलेज जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। कार्टिलेज का जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। आई होप बोन्स और कार्टिलेज सबको समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ हमारा स्केलेटल टिश्यू होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद में हम आए थे किस पे, ब्लड टिश्यू पे आए थे, ठीक है, फ्लूइड टिश्यू पे आए थे, फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू पे आए थे। तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ब्लड के लिए हमने बोला था कि ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, जिसमें 90% पानी है, 10% ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, शुगर्स वगैरह हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। फिर ब्लड कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज क्या करते हैं, उनके पास हीमोग्लोबिन होता है, तो ये
गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है बेसिकली आरबीसी का हीमोग्लोबिन। फिर इसके बाद में प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स हम बोलते हैं कि इनके पास न्यूक्लियस होता है और आरबीसीज के पास न्यूक्लियस होता नहीं है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या करेंगे, जब भी खून वगैरह निकलता है, चोट वगैरह लगती है, तो वो फाइबर्स फॉर्म कर देते हैं जा करके, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और फिर दोबारा ब्लीडिंग आगे नहीं होती है। फिर इसके बाद में आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज हम बोलते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं कि कोई भी पैथोजन आएगा या तो वो उसको जाकर के घेर लेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे और उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं वो एंटीबॉडीज सेक्रेट कराएंगे और एंटीबॉडीज जाकर के क्या करेंगी, पैथोजन या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार के आ जाएंगी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज हम बोलते हैं कि दो टाइप के होते हैं, फेगोसाइट्स और इसके बाद में इम्यूनोसाइट्स। फेगोसाइट्स हम बोलते हैं फर्दर दो टाइप्स के होते थे, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में भी हम बोलते हैं कि इओसिनोफिल्स आते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और इसके बाद में एग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास मोनोसाइट्स आते हैं और लिम्फोसाइट्स आते हैं। आई होप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हमारे पास आता है कौन, एक एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हम बोलते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक होता है, स्टिकी होता है, और इस मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं कोलेजन फाइबर्स और एक होते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स। जो वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, और जो हम बोलते हैं कि इलास्टिक फाइबर्स हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये जो एरियोलर टिश्यू होता है, ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके बीच में जगह भरी होती है, उस जगह को भरने का काम करता है। जो बॉडी वॉल होती है उसको, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, उसको वो चिपका के रखता है डिफरेंट ऑर्गन से। फिर इसके बाद में जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अराउंड प्रेजेंट होता है ताकि वो सराउंडिंग टिश्यू से, ऑर्गन से कनेक्टेड रहें। तो बेसिकली ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, ताकि आपस में सभी स्ट्रक्चर्स रहें। तो ये एक पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है, इसको हम पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं इसी वजह से। फिर इसके बाद में ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बाद में आता है, सॉरी, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद में एक आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम बोलते हैं कि सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, फाइबर्स बेसिकली लूज होते हैं, वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं टेंडॉन्स और एक होते हैं लिगामेंट्स। जो टेंडॉन्स होते हैं वो बेसिकली मसल और बोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, और जो लिगामेंट्स हैं वो बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमारे पास एक लास्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू आया था जिसका नाम था क्या, एडिपोज टिश्यू। तो बेसिकली ये क्या करता है, अपने अंदर फैट स्टोर करके रखता है। आई होप सभी कनेक्टिव टिश्यू सब बच्चों को हो गए होंगे क्लियर। तो दो टिश्यू हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मूवमेंट के लिए तो हम बोलते हैं कि भाई मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू है ना, यही मूवमेंट के लिए हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के मसल टिश्यू होते हैं। बेसिकली मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना वो लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, तो वो ना फाइबर जैसे दिखते हैं, इसीलिए मसल टिश्यू के सेल्स को हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको कि मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, फाइबर लाइक उनकी अपीयरेंस होती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं इसमें जैसे कि एक मसल सेल है, एक मसल फाइबर है, तो उसमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जिनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी एक मसल फाइबर में पॉसिबल है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और एक ही टाइम पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को हमको मिलता है। बेसिकली मसल फाइबर्स में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कारण हम बोलते हैं कि मसल फाइबर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्सेशन करेंगे। तो पैरेलली अरेंज होते हैं ये मसल फाइबर्स, ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन की बारी आए तो एक साथ सारे मसल फाइबर्स क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, और एक साथ सारे मसल फाइबर्स क्या करें, रिलैक्स करें, ताकि क्या होना, एक डेफिनेट मूवमेंट आपको बॉडी में होता हुआ दिखाई दे। आई होप ये चीज़ सभी को समझ में आ गई हो।
अब 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कार्डियक मसल और एक होते हैं स्केलेटल मसल और एक होता है स्मूथ मसल। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्केलेटल मसल की बात करते हैं। स्केलेटल मसल आपको दिख रही होगी, इसके जो फाइबर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं आपको, लंबे दिख रहे हैं, लॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, एलोंगेटेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। और इनके जो एंड्स हैं वो एग्जैक्टली आपको स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है सिलेंड्रिकल लग रहे हैं स्ट्रक्चर में, शेप में, है ना। इनके एंड्स देखो कैसे हैं, सिलेंडर जैसे हैं, ब्लंट हैं, बिल्कुल भी टेपर्ड एंड नहीं है ना। इस तरीके के एंड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि यहाँ पे जाकर के दोनों एंड्स क्या हो गए हैं, मिल गए हैं, मिले नहीं हैं, टेपर्ड एंड्स नहीं हैं, ब्लंट एंड्स हैं, किसके, स्केलेटल मसल फाइबर्स के। और ये जो मसल फाइबर्स हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर में देखो, एक मसल फाइबर में आपको 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्लंट एंड होता है, टेपर्ड एंड्स नहीं होते हैं। मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हर एक मसल फाइबर में। इसके अलावा हम बोलते हैं कि इनमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा डार्क और लाइट बैंड्स का। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डार्क बैंड, फिर उसके बगल में है लाइट बैंड, फिर आपको दिखाई दे रहा है डार्क बैंड, फिर उसके बगल में है लाइट बैंड, फिर उसके बगल में है डार्क बैंड। तो आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा होगा डार्क और लाइट बैंड्स का। इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। जो पैटर्न है लाइट और डार्क बैंड का उसे हम क्या कहेंगे भाई, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रिएशंस। और ये जो स्ट्रिएशंस हैं, इनके ये स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इनको हम, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास स्ट्रिएशंस प्रेजेंट हैं। इनको हम स्केलेटल मसल क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बेसिकली मसल्स जो होती हैं वो हमारे स्केलेटन से चिपकी हुई रहती हैं, हमारी बोन्स से चिपकी हुई रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंडोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो वो मसल्स जो कि बोन से, स्केलेटन से कनेक्टेड होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है, स्केलेटल मसल्स। और इनमें स्ट्रिएशंस आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स या स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इन स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो रिलैक्सेशन है या इनको जो मूव कराना है, क्या ये हमारे बस में होता है? बिल्कुल होता है भाई। अभी मुझे खड़े रहना है तो मैं खड़ी हूँ, अगर मुझे 2 मिनट बाद बैठना होगा तो मैं बैठ जाऊँगी, उसके अगर 4 मिनट बाद मुझे लेटना होगा तो मैं लेट भी सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो भी मूवमेंट कर रही हूँ ये मेरे कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? क्योंकि मैं इन मसल्स को कंट्रोल कर पा रही हूँ, ठीक है। तो इनका कॉन्ट्रैक्शन, इनका रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल्स का कैसा होता है, ये हम बोलते हैं कि हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलंटरी होता है। जब हम चाहेंगे, जब मैं चाहूँगी अपने हाथ को मैं मूव कराना चाहूँगी, ठीक है, मैं मूव करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो इस मूवमेंट में जो स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं वो मेरे विल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। यानी कि ये क्या है, ये हम बोलते हैं कि वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मेरी विल पे काम करेंगे ये मसल्स। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे हाथ पाँव में प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं कौन से, चलो स्मूथ मसल पढ़ते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स के लिए हम बोलते हैं कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये भी लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टेपर हो जाते हैं। देखो इस तरीके से एंड्स जो है आखिरी में जाकर के मिल जाते हैं। ऐसे एंड्स को हम टेपर्ड एंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपर्ड एंड्स कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि स्पिंडल लाइक शेप भी दिखाई देता है फाइबर्स का, है ना। स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स भी इनको हम कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स। इतना क्लियर है आप सबको? तो टेपर्ड एंड्स हैं और या इनको हम स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद में इनके पास केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, हर एक मसल फाइबर के पास केवल एक ही न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे हमको किसी भी तरह की स्ट्रिएशंस वगैरह कुछ दिखाई नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मसल्स को कंट्रोल करना, इनका रिलैक्सेशन करवाना, इनका कॉन्ट्रैक्शन कराना हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है।
इसके अलावा यूट्रस में होती हैं, गॉल ब्लैडर में होती हैं, हर जगह प्रेजेंट होती हैं कौन? स्मूथ मसल्स। तो क्या कभी आप अपने स्टमक को बोल सकते हो कि भाई स्टमक आज रुक जाओ, आज तुम जो है ना बेसिकली स्टमक क्या करता है ना, चर्निंग मूवमेंट करता है। जो भी खाना हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक क्या करेगा? HCl जो है रिलीज करेगा, और स्टमक की जो वॉल्स है ना वो इस तरीके से धीरे धीरे क्या करती हैं? पेरिस्टालसिस टाइप का शो करती हैं, जिसको हम चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, ताकि क्या हो कि खाना अच्छी तरीके से HCl से एसिड से मिक्स हो जाए। ठीक है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि इंटेस्टाइन भी हमारी क्या करती है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती हैं, ताकि फीकल मैटर जो है धीरे 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 करके जो है बाहर निकल जाए। तो ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो क्या हम अपने स्टमक की मसल्स को कभी पेरिस्टालसिस करने से रोक सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं भाई, उनका जैसा बस है वो करती रहेंगी। हम चाहेंगे कि भाई आज डाइजेशन ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो भी हम खाएंगे उसका डाइजेशन तो होना ही होना है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ये हमारी विल के हिसाब से काम नहीं करेंगी। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट टाइप का मसल टिश्यू है हमारे पास, कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल में हम बोल रहे हैं कि अच्छा, इन दोनों में हम बोलते हैं कि ये अनब्रांच्ड भी होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मसल फाइबर्स है, सिंगल सिंगल मसल फाइबर्स, और वो बस आपस में पैरेलली अरेंज्ड हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्डियक मसल टिश्यू की, तो यहाँ पे जो आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे वो सिलेंड्रिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इनके एंड्स भी कैसे होते हैं? ब्लंट होते हैं, इस तरीके से टेपर्ड एंड्स नहीं होते हैं। लेकिन ये मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी, और मसल फाइबर्स के एंड में आपको इस तरह की इंटरकैलेटेड डिस्क भी दिखाई देगी। ये भी कैसे होते हैं भाई? ये हम बोलते हैं कि यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि हर एक मसल फाइबर के पास केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आपको फेंट स्ट्रिएशंस दिखाई देंगी, और ख़ास बात ये होती है कि ये मसल जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? कार्डियक मसल पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट की मसल्स को आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि भाई आज काम करना बंद कर दो। हार्ट की वॉल्स भी क्या करती, मसल्स भी क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती रहती, जिसकी हेल्प से ब्लड को पंप इन पंप आउट किया जाता है। तो हार्ट में भी हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस होते ही रहते हैं, रिलैक्सेशंस होते ही रहते हैं। तो ऐसी मसल्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री कहते हैं, यानी कि ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। वॉलेंट्री हम बोलते हैं कि सिर्फ ये होती है स्केलेटल मसल्स, जिनको हम वॉलेंटियर कर सकते हैं कि हाँ भाई आज रुक जाओ, आज काम मत करो। और बाकी दोनों जो होती हैं स्मूथ और कार्डियक मसल्स, ये इनवॉलेंट्री होती है, इन्हें किसी से मतलब नहीं होता है, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। आई होप तीनों मसल टिश्यू सबको समझ में आ गए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है सॉल्व बातों बातों में कि नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो वो है मसल टिश्यू, और मसल टिश्यू क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। अब न्यूरॉन हम बोलते हैं क्या होता है? नर्वस टिश्यू का सेल होता है। तो नर्वस टिश्यू क्या है? एक लास्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है। हमने ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल टिश्यू पढ़ लिए हैं, कनेक्टिव पढ़ लिया है, एपिथेलियल पढ़ लिया है, ठीक है, मसल भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइप की टिश्यू की, जिसको हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बीच में आपको क्या दिखाई देगा? ये क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे लिखा भी होगा, इसे हम कहते हैं साइटोन। चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसे हम कहते हैं साइटोन या सेल बॉडी। इस साइटोन या सेल बॉडी के बीचों बीच आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक न्यूक्लियस। उसके आजू बाजू क्या होता है? आजू बाजू होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम बोलते हैं कि नीसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नीसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और ये नीसल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का ग्रुप होते हैं। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले क्या दिखा रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? एक है सेल बॉडी साइटोन, उसके बिल्कुल सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर नीसल्स ग्रैन्यूल्स हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का ग्रुप होती हैं। इसके बाद में
इसी साइटोन या सेल बॉडी से निकलती हुई आपको कुछ ब्रांचेस, कुछ प्रोसेसेस दिखाई दे रही होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो आपको सिंगल सिंगल ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन ही आगे जा कर के ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो ये सब क्या है, ये सब है डेंड्राइट्स, और ये जो मेन प्रोसेसेस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है एक एक, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन ही आगे जाकर के स्प्लिट होती हैं ब्रांचेस में, डेंड्राइट्स में। फिर इसके बाद में सेल बॉडी से ही एक सिंगल प्रोसेस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, साइटोन से ही, सेल बॉडी से ही आपको एक सिंगल प्रोसेस निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। बेसिकली ये एक सिलेंड्रिकल प्रोसेस होती है, और उसके अराउंड आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये माइलिन शीथ दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में ये एक्सॉन भी हम बोलते हैं कि जाकर के टर्मिनेट हो जाती है डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। ये देखो डिफरेंट ब्रांचेस में जाकर के हमारी जो एक्सॉन है वो टर्मिनेट हो रही है, और हर एक ब्रांच जाकर के किस में टर्मिनेट होती है, एक स्वॉलन एंड में। तो इस स्वॉलन एंड को हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। एक्सॉन आप बोल सकते हो कि साइटोन या सेल बॉडी से एक मेन प्रोसेस निकलती है, सिंगल प्रोसेस निकलती है लंबी सी सिलेंड्रिकल शेप की, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन भी हम बोलते हैं कि फर्दर अपने एंड पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती है डिफरेंट ब्रांचेस में, और ये ब्रांचेस भी जाकर के फर्दर टर्मिनेट होती हैं स्वॉलन पोर्शन में, फूले हुए पोर्शन में, और इस फूले हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है, अच्छा पहले ये देखो कि इसमें नर्व इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है। बेसिकली न्यूरॉन का काम क्या होता है, हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नर्व टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारे ब्रेन में, इसके बाद में ब्रेन की चोटी मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन में प्रेजेंट होंगे, ब्रेन की चोटी में प्रेजेंट होंगे, स्पाइनल कॉर्ड में। इसके अलावा जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें नर्व टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है न्यूरॉन का, नर्व इम्पल्सेस कैरी करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छू लेता है, तो हमारा हाथ क्या करेगा, इम्पल्सेस भेजेगा किसको, ब्रेन को। ब्रेन बोलेगा कि अरे भाई ये चीज़ तो गर्म है, अगर और थोड़ी भी देर के लिए इसको टच करके रखा तो हाथ जल जाएगा। तो ब्रेन तुरंत जो है ऑर्डर पहुंचाएगा हाथ को कि सुनो हाथ हटा लो वरना चोट लग जाएगी, गर्म लगेगा। तो ये जो इम्पल्स गई है सबसे पहले हाथ से ब्रेन तक कि चीज़ हमने कोई छुई है, फिर ब्रेन ने जो ऑर्डर दिया है कि भाई वो गर्म है, हाथ हटाओ अपना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन का आना जाना हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्सेस कहते हैं। और ये इम्पल्सेस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कैसे कंडक्ट होती है, तो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू होती हैं। तो इम्पल्सेस आती कहाँ से हैं, इम्पल्सेस हम बोलते हैं कि इन डेंड्राइट्स से आएंगी, डेंड्राइट्स के थ्रू कहाँ जाएंगी, सेल बॉडी के पास जाएंगी, साइटोन के पास जाएंगी, फिर एक्सॉन, एक्सॉन के बाद कहाँ जाएंगी, इन फर्दर ब्रांचेस में सिनेप्टिक नॉब में, फिर कहाँ जाएंगी, तो भाई फिर से हम बोलते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है। एक्सॉन से निकलती हैं क्या, डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं, अपने पहले वाले न्यूरॉन के जो सिनेप्टिक नॉब्स हैं वहाँ से इम्पल्सेस को लेती हैं। तो पहले वाले न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नॉब है और बाद वाले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं उनके बीच में एक जगह होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सिनैप्स। क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे सिनैप्स। फिर इसके बाद में दूसरी वाली, जैसे ही न्यूरॉन जो है इम्पल्सेस को ले लेगी डेंड्राइट से, सेल बॉडी में जाएगा, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर हम बोलते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल्स में जाएगी आगे इम्पल्स, फिर उसके आगे फिर एक न्यू न्यूरॉन उस इम्पल्स को कंडक्ट करवाएगी। तो आई होप पूरा आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा और कैसे न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस कैरी करती हैं, कंडक्ट करती हैं, ये भी आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सवाल क्या था, न्यूरॉन कैसी दिखती है, तो भाई स्टार शेप की दिखती है विद अ टेल। तो एक यहाँ पे आपको स्टार दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको टेल दिखाई दे रही होगी। डायग्राम बना के आना, बस इतना मत लिख देना कि स्टार जैसी दिखती है जिसकी एक टेल भी है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। सवाल में आपसे एक्चुअली न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को ही बोला जा रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स हम बोलते हैं कि इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप इन पंप आउट करना चाहेगा वो करेगा।
फिर इसके बाद में द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिलेंड्रिकल होते हैं लेकिन ब्रांच्ड होते हैं। फिर दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। आई बात आपको समझ में? तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है सॉल्व। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू helps in supporting internal organs, it helps in repairing the tissues of the skin and the muscles। repairing में भी काम करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एरियोलर टिश्यू का काम कि पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच की जो स्पेस होती है उसमें भरा हुआ रहता है। बॉडी वॉल को, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, उसको भी डिफरेंट ऑर्गन से, बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। इसके अलावा नर्व्स और ब्लड वेसल्स को भी डिफरेंट नियर बाय ऑर्गन से या टिश्यू से कनेक्ट करने में काम करता है कौन? एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या है, बस आज के सेशन के लिए इतना ही। तो आज हमने इन इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ पूरा का पूरा जो एनिमल टिश्यू है वो हमने रिवाइज कर लिया। प्लांट टिश्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एनिमल टिश्यू भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको हम फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन तो कर ही लिया है ना, अब बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स से वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।